हमने यहाँ तक टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये मैंने आपको डीपली अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये मैंने बता दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको जितनी आपकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी बोर्ड्स के लिए मैंने आपको उतनी बता दिया है। अगर ये भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और काफ़ी लंबी मैं बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। और नस्ट इक्वेशन और कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसको न्यूमेरिकल कराया हूँ। और अब बढ़ते हैं ऐसा ही अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज़ कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी। जब देखिए मान लीजिए हम किसी को करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास होता है, डेवलप होता है, तो कितना वर्क किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू और इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो कितना वर्क होता है, कितनी एनर्जी डेवलप होती है। सो यहाँ पे हम ये जानेंगे। फिर हम इसके सेल्स के दो टाइप में आएंगे, मतलब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो केमिकल सेल्स है उसके दूसरे पार्ट में एंटर करेंगे। अभी तक पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जस्ट इसका उल्टा। फिर हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ मैं आपको बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, आपको फैराडे लॉ तो आप भूल ही नहीं पाएंगे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में इस टॉपिक को, बैटरीज को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे छोटी सी हेडिंग लगा लेते हैं, ये कैलकुलेशन of gives free energy and पहले हम क्या करेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, सीखेंगे। एंड मतलब और फिर सीखेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, विच इज स्टैंडर्ड। देखिए कोई भी चीज़ होगी तो उसके ऊपर ऐसा कुछ नॉट टाइप लग जाता है, तो यही कर पहले गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी से। सो आज का ये हमारा सेकेंड, थर्ड और लास्ट टॉपिक है, सो इसको हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, कि वर्क डन क्या होता है और कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप पढ़े होंगे कोई भी चीज़ जब चार्जेस डेवलप होता है और पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे होता है तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इक्वल होता है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज जब एक चार्ज को फ्लो कराने में जो एनर्जी लगती है, जो वर्क डन किया जाता है, वही वोल्ट के इक्वल होता है। तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है W यानी वर्क डन। सो इसको W को आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं, V इंटू क्यू। हेयर फ्रेंड्स, Q इज़ अ चार्ज एंड V क्या था हमारा, V को हम EMF सेल भी लिख सकते हैं। V को हम क्या लिख सकते हैं, EMF सेल, विच इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, Q मल्टीप्लाइड बाई E सेल, EMF ऑफ द सेल। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे, इसको हम कैलकुलेट करते थे नस्ट इक्वेशन के थ्रू, नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते थे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नस्ट इक्वेशन कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो अब आपको एहसास होना चाहिए कि ये टॉपिक कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन ई। यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही होता है चार्ज। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैराडेज चार्ज, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे फैराडेज। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, सोल्यूशंस होते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में होता है, इसीलिए फैराडे जो चार्ज हुआ है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। और फिर क्या हमारा ई सेल है, यानी EMF ऑफ द सेल है। तो कुछ ऐसे तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा मैक्स यानी मैक्सिमम वर्क डन है। ये कुछ ऐसे तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्क डन, ठीक है। अब और वेयर एन इज द क्या आता है, एन हमारा जो है, यहाँ पे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखे दे रहा हूँ कि एन जो हमारा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ हमारा जो है वो हमारा फैराडे चार्ज है,
जो कि हमारा है 96,500। इट्स यूनिट इज कूलाम पर मोल। एक मोल में कितना कूलाम चार्ज है ये बताता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया मैक्सिमम वर्क डन। और एक और रिलेशन होती है गिब्स फ्री एनर्जी की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो टोटल वर्क डन मतलब मैक्सिमम वर्क डन जो हमारा होता है वो नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वर्क डन किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा भी इंटरफेस लिख सकते हैं कि जस्ट लाइक दिस इज इक्वल टू माइनस एन। अब आप सोचेंगे माइनस कहाँ के, यही माइनस उठा के मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। तो आप इसे अब देख सकते हैं कि F इज इक्वल टू ई ऑफ सेल, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम ये नहीं लगाएंगे, हम कुछ इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे। ये हमें क्या होगा, गिव्स फ्री एनर्जी हो गई। सो फ्रेंड्स यहाँ माइनस साइन क्यों आपको सोचना चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए कि वर्क डन हो जा रहा है रिवर्सिबल में हो रहा है, चार्ज जो रिवर्सिबल में हो रहा है, इसीलिए जो उल्टा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर हमको अब डिफरेंस हम कैलकुलेट करें कि कितना डिफरेंस आया ऑफ द सेल का, सो यहाँ पे हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं टर्म जो कंपेयर करने के लिए होता है, फ्री एनर्जी डिफरेंस ऑफ सेल अंडर सच कंडीशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मतलब मोलर कंसंट्रेशन जो डिफरेंस होता है, सो इसी को हमको करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डिफरेंस, तो हम ऐसे स्टैंडर्ड टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं माइनस एन एफ और ई ऑफ द सेल, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। सो ये तो डिफरेंस ऑफ द सेल बताता है पोटेंशियल एनर्जी का, और हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम इससे कैलकुलेशन से। ये बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इसका बेस मैं एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो आप इसको पहले ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसा लिखेंगे। हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पढ़ा था कि नेक्स्ट इक्वेशन में कि इक्विलिब्रियम का हमको कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला भी एक साइड में बताया था, मैं यहाँ पे बस साइड में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। उसका फॉर्मूला था कि ई ऑफ सेल जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई जो नॉट नहीं था, जो सिर्फ ई सेल था, वो 0 हो जाता है। इसीलिए किसके इक्वल होता है 0.059/2 अपॉन लॉग के सी के इक्वल हो जाता है। जस्ट इसीलिए अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। सो इसको अगर हम नीचे भेज दें, यानी इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एन एफ इज इक्वल्स टू 0.059/2 अपॉन लॉग के सी। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू अपॉन माइनस एन एफ, ठीक है। और अगर इसको हम यहाँ वैल्यूज़ ना पुट करें, जैसे शुरुआती कंडीशन में हमने स्टार्ट किया था, नेक्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ इज इक्वल्स टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। सो फ्रेंड्स ये एन एफ से एन एफ कैंसिल, माइनस यहाँ चला जाएगा, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। सो ये हमारा न्यू एक्सप्रेशन, सॉरी फ्रेंड्स आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं भूल जाता हूँ बार बार। सो फ्रेंड्स ये हमारा है, और ये हमारी ब्यूटीफुल सी रिलेशन निकल आई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ये हमारी मोस्ट यूजेबल है, और इसको आप हो सके तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 रिलेशन पढ़े हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 3 क्यों से हम 4 भी कह सकते हैं। ये जहाँ मैं टिक मार रहा हूँ ये हमारे लिए रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। तो अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो मैं अवेलेबल करा दूँगा। अगर कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो मैं इसको अवेलेबल करा दूँगा। अब हम ऐसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ और समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिकल वर्क दैट कैन बी obtained from Daniel cell under standard condition एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, शायद आप भूल गए हों या कुछ डायरेक्ट पार्ट 2 वीडियो में देख रहे हो। तो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिस टाइम पर तीन चीज़ें होती हैं, टाइम, प्रेशर और कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। टी मतलब टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे टी मतलब टेम्परेचर कितना हो हमारा यहाँ पे? टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हो 1 atm और 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। सो फ्रेंड्स ये हमारी कंडीशन किसकी? स्टैंडर्ड कंडीशन की। सो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक गिवन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस। सो मैंने आपको बताया कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले तो ये सोचिए कि किस टॉपिक का है, कौन सा कॉन्सेप्ट है और क्या पूछ रहा है, और अगर जो पूछ रहा है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक वर्क। अब देखिए आपसे डायरेक्ट इसमें तो पहली लाइन में कह दिया है कि वर्क फाइंड करिए, दैट कैन बी ऑब्टेन अ डैनियल सेल अंडर अ स्टैंडर्ड कंडीशन एट। तो वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन यहाँ पे मैं सोल्यूशन लगा दे रहा हूँ। वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ ऐसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि W इज इक्वल्स टू होता है NF विच इज इक्वल्स टू Q और E ऑफ द सेल, ठीक है। और हमें मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे। तो यही तो मैंने आपको बताया था, और इसको हम कैसे ले सकते हैं? W इज इक्वल टू माइनस डेल नॉट G के इक्वल भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको गिवन क्या है? आपको मैंने बताया था गिवन आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, इसमें साइड क्वेश्चन में गिवन है एक और चीज़ गिवन है जो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन में कि जो Zn 2+ है, Zn यहाँ से 2+ है, इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे Zn फॉर्म बनाए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? आप यहाँ पे माइंड लगाइए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ V। और क्या हो रहा है यहाँ पे? E जो है कॉपर यहाँ पे 2+ कन्वर्ट होके कॉपर बना रहा है, और ये दिए 0.34 वोल्ट। सो फ्रेंड ये हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था पहले से ही, कि जो आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे। E सेल ऑफ राइट हैंड माइनस E सेल ऑफ लेफ्ट हैंड। तो कैसे मैट करेंगे? राइट हैंड हमारा कितना गिवन है? ये देखिए राइट हैंड, अगर इसको इधर रखें, यानी ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, ठीक है। सो राइट हैंड में कितना गिवन है? 0.34 और माइनस लेफ्ट हैंड कितना गिवन है? 0.76 है। सो इसको हम क्या कह सकते हैं? 0.34 प्लस 0.74 इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। जितनी भी हमारी बैटरीज आती है, घर में सेल्स आते हैं, घड़ी में सेल पड़ती है, रिमोट में सेल पड़ते हैं, और भी चीज़ें जो रिमोट कंट्रोल हम चलाते हैं, कार वार, उसमें सेल पड़ते हैं, सबकी क्या होती है? 1.1 से लेके 1.15 तक इसकी क्या होती है? वोल्ट यानी EMF ऑफ द सेल होती है।
ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन पे कोई पूछे तो हमेशा आप ईएमएफ ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पूछे, मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब ये तीनों चीज़ें इसके इक्वल ना हो, ये होती नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर दोनों में से, तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है ना, तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में आप ईएमएफ सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ किसके मेथड से, नस्ट इक्वेशन की मेथड से। किसकी कंडीशन से, नस्ट इक्वेशन की मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे। सो आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने ये फाइंड कर लिया, यानी आपने ये फाइंड कर लिया। अब फैराडे चार्ज और नंबर ऑफ ये बचा है, तो फैराडे चार्ज तो मैंने आपको बताया ही था। और यहाँ पे जो एन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इंट्रोड्यूस हो रहा है, हर बार देखिए 2 का मतलब 2 बार इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसीलिए ये क्या बनाया है, 2 पॉजिटिव बनाया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैसे पता चला, 2 हो गया। फैराडे जो हमेशा कितना होता है, 96,500। ठीक है, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो अब यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लगा दीजिए। मैक्सिमम आप यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम, और एन क्या है हमारा, 2 है। और फिर एफ क्या है हमारा, मैंने आपको हर बार बता ही चुका हूँ। एफ जो हमारा है वो है 96,500। सो हम यहाँ लिखेंगे 96,500 मल्टीप्लाइड बाई ई ऑफ सेल, मल्टीप्लाइड ई ऑफ सेल विच इज वॉट 1.1। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे आएगा 212.3 किलो जूल। सो ये हमारा वर्क डन हो गया। अब देखिए मैंने आपको कितनी इजी से न्यूमेरिकल समझा दिया है, और मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे इजी और सबसे चीपेस्ट मैंने आपको वे बताया है, जिस वे से आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करेंगे। अगर आपको सही से राइट वे नहीं पता है तो आप काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि हमारी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि हमारी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बताया। अब जो हमारी वोल्टैक सेल थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो हमारी क्या करती थी हमारी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती थी, हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती थी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमें क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में को किस में कन्वर्ट करती है, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। और इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रोसेस। इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक कर देना, मतलब उनको सेपरेट कर देना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है, और एक बीकर में 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए हैं, उसमें से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है। अब देखिए मान लीजिए ये हमारी है नेगेटिव प्लेट, ये हमारी कौन सी है, नेगेटिव प्लेट, और ये हमारी है पॉजिटिव प्लेट्स। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा है, जस्ट लाइक यहाँ पे ले लीजिए हमारा क्या भरा है, NaCl। क्या भरा है, NaCl। अब यहाँ पे क्या होगा, इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट को इन इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी दे करके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, Na+ion+Cl- आयन में एक्सपेंड कर दिया है। अब इससे करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें जहाँ NaCl कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, हमें सोडियम सेपरेट फॉर्म में चाहिए, इंडिविजुअल फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको अच्छे से गैदर्ड कर सकते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू होता है। तो यही होता है
यही होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और इसी सेल, पूरे सेल को अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहाँ पे मैंने आपको साइड में एक बताया, लेकिन मैं आपको अब अच्छे से बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, वोल्टैक्स और डेली सेल में क्या होता था कि हम एक्सटर्नल इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं देने पड़ते थे उसको। जो इलेक्ट्रोड हमने लिया, 2 इलेक्ट्रोड हमने पकड़े और अलग अलग उसमें सोल्यूशन में हमने डाला। जब सोल्यूशन में डाला और मेटालिक वायर या गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, उनके वायर्स को जब कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक फ्लो होने लगी। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें एक अलग बैटरी की ज़रूरत होती है, एक अलग सोल्यूशन और अलग इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। तो इसमें कुछ होता क्या है, इसमें कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे हमें एक बड़ा सा बीकर चाहिए, जस्ट लाइक दिस। यहाँ हमें बड़ा बीकर चाहिए इसकी तरह, और इसमें हम भरेंगे इसमें पहले इलेक्ट्रोड लगाते हैं। यहाँ पे हमने लगाया इलेक्ट्रोड, कुछ ऐसा इलेक्ट्रोड लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इलेक्ट्रोड लगाया, यहाँ वायर लगाया, और यहाँ पे वायर के पास एक बैटरी लगाई। क्या लगाई, एक बैटरी लगाई, एक बैटरी लगाई हमने, यहाँ पे एक बैटरी लगाई। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑटोमेटिक बन गया और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑटोमेटिक बन गया। सो ये देखिए, ये फ्रेंड्स हमारी क्या होती थी, जो हमारे राइट साइड होती थी वो क्या होती थी, कैथोड हमेशा होता था। जो राइट साइड हमारे होता था वो क्या होता था, कैथोड होता था। और जो लेफ्ट साइड हमारे होता था वो क्या होता था, एनोड होता था। ठीक है, तो हम लिखे ले रहे हैं, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे कैथोड, इसे हम क्या लिखेंगे, कैथोड, और इसे हम क्या लिखेंगे, एनोड। इसे हम क्या लिखेंगे, एनोड। इसे हम क्या लिखेंगे, एनोड। ठीक है, अब यहाँ हम भरते हैं सोल्यूशन यानी सल्यूट। अब यहाँ हम भरते हैं सल्यूट। यह हमने भर दिया सल्यूट, आप देख सकते हैं, यह मैंने भर दिया सल्यूट। ठीक है, अब आप पहले क्या देखते थे कि जो गैल्वेनिक सेल और वोल्टैक सेल में होता था, डैनियल सेल में क्या होता था, एनोड हमेशा नेगेटिव होता था और कैथोड ऑलवेज पॉजिटिव। पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ऐसा उल्टा हो जाता है। तो इसी जब बच्चे नए नए फ्रेश टॉपिक पढ़ते हैं तो फ्रेश टॉपिक में इसीलिए कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं कि एनोड नेगेटिव होता है कि कैथोड नेगेटिव होता है, या एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड पॉजिटिव होता है। सो ये जो कन्फ्यूजन होती है कॉमन होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका उल्टा होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। बल्कि जगह और जगह पढ़ेंगे आप, फिजिक्स में कहीं पढ़ेंगे तो एनोड हमेशा नेगेटिव होता है, और क्योंकि उसमें हमेशा डैनियल सेल और ये जो जो सेल होती हैं एक बार यूज़ करने वाली, यही यूज़ की जाती है, इसीलिए एनोड हमेशा नेगेटिव होता है। ये बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया जाता है, जनरली इंडस्ट्रियल केसेस में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे हमें कंपाउंड फ्रेशली प्रिपेयर करना होता है। सो अब यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो यहाँ पे गया इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो चार्ज का सेपरेशन है करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ की ओर भागने लगे, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ की ओर भागने लगे, यहाँ के नेगेटिव चार्ज यहाँ की ओर भागने लगे। सो यही कंडीशन होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने आपको NaCl का एग्जाम्पल दिया था, तो ये क्या होते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे मान लीजिए जो Na+ कंपाउंड है वो कहाँ पे आके चिपकेगा, नेगेटिव को चाहेगा। जो पॉजिटिव है वो क्या चाहेगा, हम नेगेटिव के आके पाके चिपके। और जो क्लोरीन है वो क्या, खुद नेगेटिव है, सोचता है पॉजिटिव मिले। तो इन दोनों के रॉड के साइड बाय साइड क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आके, रॉड के साइड बाय साइड आके चिपक जाते हैं, जिससे हमें प्योर फॉर्म मिल जाता है। इनसे ज़्यादा प्योर फॉर्म मिलता है, इनसे ज़्यादा। और नेगेटिव जो यहाँ ये नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आके चिपकेंगे, और ये अगर पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव आके चिपकेंगे। तो यही कुछ ऐसा हो जाता है। तो जनरली आप जब देखते होंगे तो आप ये जब पानी गर्मियों में ठंडी में पानी आपको जब गर्म करते हैं तो कुछ वाइट सी लेयर उस पर जम जाती है, जिससे आप पानी गर्म करते हैं, जिससे बोलते हैं आप रॉड लगाते हैं, जिससे पानी गर्म होता है तो वाइट सी लेयर बन जाती है। तो कुछ ऐसा ही पानी के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं पार्टिकल्स। तो यही होता है कुछ ऐसा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। यही कुछ होता है। अब देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में ब्रेक हो जाते हैं और इनके प्योर फॉर्म में जो होते हैं वो अपोजिटिवली वाले चार्ज के इलेक्ट्रोड पे आके अटैच हो जाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए अगर आपको कॉपर चाहिए तो आपने कॉपर के सोल्यूशन में इसको डाला, यानी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, तो अब ये किस में ब्रेक हो जाएगा, कॉपर 2+ प्लस सल्फेट 2 माइनस क्या में ब्रेक हो जाएगा, तो सल्फेट अलग फॉर्म में आ जाएगा, कॉपर 2+ अलग के फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें कॉपर 2+ चाहिए तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे तो ये हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगा। अब लेकिन अब ऐसा टर्म आया कि हम मान लीजिए हमें अगर 10 ग्राम कॉपर चाहिए तो हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, कितना इलेक्ट्रोलाइट लें कि हमें 10 ग्राम कॉपर मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली वेट बताने वाले टॉपिक कौन है, कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इतना बताया कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी दो तो हमें इतनी ग्राम हमें ये मिल जाएगा, इतने ग्राम हमें एलिमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे बताने के लिए कौन साइंटिस्ट आए, तो यही चीज़ बताने के लिए एक बहुत बड़े महान साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फैराडे। जिनका नाम था फैराडे, उससे ही उनके ही लॉ को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ। उनके ही लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ हम हेड लगाएंगे व्हाट इज फैराडेज लॉ। तो फैराडे ने 2 लॉ दिए हैं, बहुत ही इजीली वे में बहुत ही क्रीम तरीके से हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। 2 लॉ दिए थे उन्होंने, तो हम यहाँ पे लगाते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इसको समझने की कोशिश करेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है। तो इन्होंने अपने लॉ में, पहले लॉ में ये कहा कि ड्यूरिंग, मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द मास W of an ion discharge at the electrode is proportional to the quantity of electricity passed। इसका कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रोसेस जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड के थ्रू पास की जाती है किसी भी सोल्यूशन में, उसको कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए, यही प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसको प्रोसेस क्या, मैंने देखिए पहले ही बता दिया। आप देखिए बुकिश लेसन में ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसे प्रोसेस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रॉन को देकर, लिसिस मतलब ब्रेक करना, इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी चीज़ को ब्रेक करना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इसी में फैराडे ने अपना पहला ला दिया और उसमें बहुत ही उन्हें आसानी तरीके से उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द मास, यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस करते समय जो मास डिस्चार्ज होगा आयंस के रूप में एट द इलेक्ट्रोड, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड पे आके चिपक जाती है, जो मास इलेक्ट्रोड पे आके आएगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान, तो ये क्या होगा, जिस एट द इलेक्ट्रोड, तो ये प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, मास इंट्रोड्यूस्ड होगा। क्या होगा, मास इंट्रोड्यूस्ड होगा, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, जितना ज़्यादा हम चार्ज देंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मास उसका इंट्रोड्यूस, मतलब जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉपर इकट्ठे होंगे, जितना ही ज़्यादा इकट्ठा होगा उतना ही ज़्यादा हमें वेट मिलेगा। तो यही बता रहे, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा हमें वेट मिलेगा। तो Q इजिकल्स टू क्या होता है, IT, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W इजिकल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, और W इक्वल्स टू QIT होगा। सो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, और Z को हम क्या लिखते हैं, Z हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो आई टी और डब्ल्यू तो आप जानते ही हैं, जेड नहीं जानते इसलिए मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं फैराडेज का थोड़ा सा मॉडिफाइड लॉ, और विच इज सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज। तो इसको हम सेकेंड लॉ के नाम से यहाँ पे लिखेंगे, सेकेंड लॉ। सो अब हम सेकेंड लॉ लिखेंगे। सो सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या कहा कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन सेम क्वांटिटी of electricity is passed through different electrolytes connected in series, the masses of different substances produced at the electrodes are proportional to their chemical equivalent weight. So friends, ये सेकेंड लॉ में फैराडे जी ये कह रहे हैं, मैंने आपको लिखा रहे होंगे, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको लैंग्वेज पढ़ के आपको समझा रहा हूँ कि सेकेंड लॉ में इन्होंने कहा कि इन्होंने बस ये कहा, अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता था, एक बार में हो जाता, मतलब एक बीकर में हो रहा था। कि जो पहला लॉ था हमारा क्या था, उन्होंने बताया कि एक बीकर में जब इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है तब जो उसका वेट जो इकट्ठा होगा वो इसके इक्वल होगा, जेड आई टी के इक्वल होगा। प्रोपोर्शनल का साइन उठेगा, जेड लगेगा, जब प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो जेड इंट्रोड्यूस होगा, प्लीज। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज के इक्वल होता है। लेकिन इन्होंने सेकेंड लॉ में ऐसे बताया कि जब ऐसे ही सीरीज में बहुत सारे बीकर्स लगाए जाएं और इलेक्ट्रोड सब उसमें अटैच किए जाए, तो जब सब में जो हो अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी डाली गई, सब में सेम इलेक्ट्रिसिटी भेजी गई, तब उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड में हर इलेक्ट्रोड के जो साइड में जो एलिमेंट्स यानी जो आके अटैच्ड होंगे, कंपाउंड्स आके अटैच्ड होंगे, वो उसका वेट किसके इक्वल होगा, उसका वेट उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, मतलब इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। बस इतनी ही सी बात इन्होंने बताई कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब समान रूप की धारा को प्रवाह किया जाएगा, यानी पास की जाएगा थ्रू आर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ कुछ डिफरेंट है और यहाँ कुछ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन अ सीरीज। अब देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स इकट्ठे हुए हैं ये डिफरेंट मासेस के होंगे, प्रोपोर्शनल किसके होंगे, केमिकल इक्विवेलेंट के होंगे। किसके प्रोपोर्शनल होंगे, केमिकल इक्विवेलेंट के होंगे। सो इसके तो केमिकल इक्विवेलेंट का हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ द मेटल, जो एटॉमिक मास ऑफ द मेटल जिसका बना हुआ है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ मेटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कटायन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कैटायंस। कैटायन को रिड्यूस करने की जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो यहाँ लिखेंगे। सो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, W वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू WB। सीरीज में है ना, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीरीज में इसी कुछ ऐसा लिख सकते हैं। सो
फ्रेंड्स इसके जो फैराडेज लॉ है, मोस्टली क्वेश्चन किसके आते हैं, फैराडेज के फर्स्ट लॉ से आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके मास पूछता है, उसमें चार्ज पूछता है, कितने फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, और सबसे ज़्यादा मास पूछता है क्योंकि मास कैलकुलेशन के लिए ही इन्होंने अपना लॉ दिया है। सो सबसे ज़्यादा मास पूछता है, और फिर कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी भी पूछ लेता है। मास गिवन रहता है, पूछ रहा है 10 ग्राम मास हमारे अगर मिला तो कितनी अगर हमें 10 ग्राम मास चाहिए यानी 10 ग्राम वेट चाहिए तो हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी कितने टाइम के लिए जो इतना मास में मिले। तो ये सब ऐसे ही, अगर देखिए कितने टर्म है इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, इसमें 3 टर्म है और एक 4 टर्म, तो 3 टर्म दिए होंगे, 1 टर्म नहीं दी होगा, आपको फाइंड करना होगा, या फिर इनमें से कुछ एक चीज़ नहीं दी होगी, बाकी चीज़ दी होंगी, उसको फाइंड करना होगा। तो ऐसे ही कोरिलेशन है। सो फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स जो कि समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ नोट लिखा के दिखा दे रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी या कोई अदर बुक में नहीं दी है। इसको बेसिस फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी ग्राम को, अगर आपको कोई वेट पूछता है, कोई रिएक्शन दी हुई है, कोई भी रिएक्शन दी हुई है, तो अगर आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो आपको अगर नंबर ये n पता करना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता करने हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता करने हैं, तो कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ चार्ज पता करने कैसे पता करेंगे। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता करने तो कैसे पता करेंगे, जितने कोई भी एलिमेंट लिखा होगा तो उसके सिर पे जितने चार्ज होंगे, मान लीजिए अगर सिल्वर है तो उसके 1 प्लस चार्ज होगा, तो ये कितने यानी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कितना इलेक्ट्रॉन 1। अगर कॉपर है 2 प्लस लिखा होगा, जिंक होगा 2 प्लस लिखा होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। सो कुछ ऐसा होगा। कहीं अब मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे पूछेगा वेट कि वेट बताइए, कि इतने ग्राम करने के लिए आप वेट बताइए। तो आप वेट कैसे बताएंगे, वेट बताने के लिए जितना का वो आइटम होगा, मान लीजिए ऑक्सीजन O2 है तो O2 कितने ग्राम का होता है, 32 ग्राम का होता है, ठीक है 32 ग्राम का होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस होंगे, तो ग्राम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय फैराडेज लॉ, मल्टीप्लाइड बाय फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडेज लॉ नहीं, फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज वैल्यू जो कि है कूलाम्स पर मोल जितनी होती है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये फैराडेज चार्ज इसे हम कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, फैराडेज चार्ज, फैराडेज चार्ज, यहाँ पे लिखेंगे फैराडेज चार्ज। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ये मास तो किसी हमने सिर्फ इसके ऑक्सीजन को देख के लिया है एग्जाम्पल के लिए, बाकी जो वहाँ पे कंपाउंड होगा, जहाँ पे एलिमेंट होगा, उसका मास हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हमारा ये फॉर्मूला तो हमारा ये रहेगा, पर कैलकुलेशन जो हमारी होगी कुछ इसके बेसिस पे होगी। सो इसीलिए ये एक मैंने आपको दे दिया आपके इंफॉर्मेशन को इन्हेंस करने के लिए, ये मोस्टली यूजेस होता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ठीक है, ऐसे ही ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने आपको इसीलिए इसको बता दिया। और मोस्टली क्वेश्चंस इसी में यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताने जा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल, जो कि ऐसे ही आपको पूछेगा कि इतना हमें ये बताइए कि इसका वेट हमें बताइए। और यस फ्रेंड्स, और आपको ये एफ कैसे कैलकुलेट करना है, आपको ये फैराडे चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एफ फैराडे चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, आई मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन 96,500, ये आपको एफ यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करना है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बच्चे लोग उसमें कई भी बच्चे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करते हैं तो वो जान ही नहीं पाते हैं कि इसका मास कैसे फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारा जो होता है फॉर्मूला तो कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से अगर फाइंड करें तो हमारा आंसर ही नहीं आता है। जेड की वैल्यू लोग जान ही नहीं पाते कि जेड की वैल्यू क्या है। सो मैंने इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया है, ऐसे तरीके से अगर आप इसको डायरेक्ट अगर आप इसकी वैल्यू रख के फाइंड करेंगे तो 100% आपका आंसर आएगा, 100% आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इसी के मेथड से हम करने की कोशिश करते हैं एक न्यूमेरिकल। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, इसमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मतलब कॉपर का मास फाइंड करिए जो डिपॉजिटेड है बाय पासिंग अ करंट ऑफ 0.3। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि
फाइंड क्या करना है वो लिख लीजिए, W फाइंड करना है यानी वेट फाइंड करना है आपको। और गिवन क्या क्या है, आई दिया है, आई गिवन है आपको 0.3 एम्पियर। और टाइम गिवन है, टाइम की वैल्यू जो होती है हम हमेशा सेकंड में निकालते हैं, तो 45 मिनट है। मिनट 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। सो इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं ये सेकंड, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, कॉपर का वेट गिवन है, कॉपर का वेट गिवन है विच इज कितना है 63.5, इतना है हमारा, इतना है हमारा, ठीक है। सो इतनी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। वेट होता तो मैंने आपको पहले कह दिया था कि वेट इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन लिखिए इंफॉर्मेशन के लिए। ये कॉपर जो 2+ होगा आप क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सो यहाँ पे प्योर फॉर्म बनाएगा, कॉपर बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि उसके सिर पे कितने चार्ज है, 2 चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जितना उसका मास हो, उस एलिमेंट का जितना मास हो, मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मल्टीपल फेराडेज। और वेयर फेराडेज की वैल्यू क्या थी कि F इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई T बराबर 96,500, ठीक। सो इसको W कैसे ले सकते हैं कि एलिमेंट कैसे है 63.5 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है 2, और F कितना है IT अपॉन 96,500। तो I कितना है 0.3 एम्पियर, T कितना है 45 और गुणे 60 अपॉन 96,500। कुछ ऐसा आया। जब कुछ ऐसा आया तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कटा, और इसको जब आप डीपली सॉल्व करेंगे तो 9 जा 5 से काटेंगे तो 1 जा 4 जा 9 जा 3 जा 0 कट गया। और इसको जब अच्छे सॉल्व करेंगे, डीपली सॉल्व करेंगे, तो उससे कुछ वैल्यू है कि 0.266 ग्राम। इसको सॉल्व करके देखिएगा आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर मैं आपको ये फॉर्मूला नहीं बताता हूँ, ये जनरली कोई बुक में नहीं दिया गया है, ये जब आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्सपीरियंस करके क्वेश्चन सीखेंगे, कहीं भी बुक में नहीं दिया है। डायरेक्ट ये ऐसा फॉर्मूला है जो डायरेक्ट पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको इतने ही छोटे क्वेश्चन को करने में आप 2-2.5 पेज आराम से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पढ़ने की कोशिश करिएगा। सो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है फेराडेज लॉ, हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बैटरीज की।